सभी को नमस्कार। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टेट का देखेंगे। अगर आप स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, इसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9 से 10 के लिए, और पेपर 1 का है, माध्यमिक है। तो इसका एग्ज़ाम 20/5/2024 को हुआ था और द्वितीय पाली में हुआ था। तो इसका हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, आंसर भी देखेंगे और उससे कुछ पॉइंट भी देखेंगे, ताकि उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। तो देख लीजिए, इसका आंसर होगा 4। भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। और 42वें संशोधन जो 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था इसको, और अनुच्छेद 51A में इसको शामिल किया गया है। इसलिए याद रखिएगा कि अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। अगर क्वेश्चन घुमा देगा तो देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें से वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन है। तो देख लीजिए, ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। हम लोग ज़्यादा इसका विस्तृत नहीं देखेंगे, आंसर सिर्फ जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो इसका आंसर है 3 नंबर आंसर है राजीव कुमार। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये IIT कानपुर से सिविल इंजीनियर में बीटेक किए थे और भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में काम किए हैं ये। तो इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हम लोग के पास, भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा आधारित है। तो किस अवधारणा पर आधारित है निर्वाचन क्षेत्र, यही पूछा गया है इसमें। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर होगा, जाति के अनुसार इसका अवधारणा है, जो कि SC ST जो कैटेगरी रहता है वो लोगों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। हर जगह देखिएगा अलग अलग कास्ट का रहता है कुछ, तो उसी के अनुसार इसमें SC ST के लिए रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं किया गया है, उसी के लिए इसमें ऐड किया गया है, ताकि यह वर्ग भी सांसद और विधानसभा के समान रूप से भाग ले सके। तो चलिए चौथा देखते हैं हम लोग, भारत में चुनावी निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के दौरान निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बहुत सारा दिया है, तो देख लीजिएगा। आबादी है, धर्म है, भौगोलिक विशेषता है, सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं। तो इसका आंसर जो होगा सेकंड होगा, धर्म के आधार पर। उसके बाद पांचवा जो देखिए, द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन फिर से सुनिए, द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर है 1979 में। फर्स्ट ऑप्शन होगा, 1979 में किया गया था, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको NCBC बोलते हैं हम लोग, उसका गठन 14 अगस्त 1993 में किया गया था। उसके बाद इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था, और बाद में इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जोड़ दिया गया, जो कि 1979 में इसको ऐड कर लिया गया। हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। छठा क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, वाशिंगटन है, बेलेजली है, कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कर्जन है। तो इसका आंसर है 3 नंबर कॉर्नवालिस, जो कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति था। इसके अतिरिक्त कई ब्रिटिश अधिकारियों ने वफादार अमेरिकियों का भर्ती करने के लिए समर्थन जुटाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन सफल नहीं हो सका था। लेकिन चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसका फुल नाम है, देखिए कॉर्नवालिस यहाँ लिखा है, इसका फुल नाम है चार्ल्स कॉर्नवालिस। 1781 में वर्जीनिया में आर्क टाउन एक जगह का नाम है,
वहाँ पे लड़ाई में आत्मसमर्पण किया था, वहीं पे आत्मसमर्पण किया था, जिसके युद्ध का अंत की ओर अग्रसर किया। मतलब वहीं से जब आत्मसमर्पण किया तो उसके बाद युद्ध भी था, वो भी लास्ट में ख़त्म होने लगा। 7th देख लीजिए, किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो देख लीजिए, इसका आंसर है पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि के अनुसार अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला था। यह संधि 1783 में हस्ताक्षर की गई थी। तो 1783 में यह संधि हस्ताक्षर किया गया था और इनके अमेरिका क्रांति के युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए, यही संधि था जो अमेरिका का क्रांति जो हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया था। युद्ध जो हो रहा था अमेरिका में, यही संधि से समाप्त हो गया था। संधि के माध्यम से ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्रता और स्वायत्त राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। तो स्वतंत्र तो हो गया, यही युद्ध जब खत्म हुआ तो अमेरिका स्वतंत्र हो गया। तो इसका देखिए 1783 में 3 सितंबर 1783 में द ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने साइन किया था और इसको समाप्त कर दिया था, जो संधि का नाम है पेरिस का संधि, याद रखिएगा। 8वां हम लोग देखते हैं, थोड़ा आप जल्दी देखते हैं, अगर ज़्यादा लंबा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन भी देख रहे हैं, ताकि कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड मिलता जुलता तो आपको पता चल जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में हर साल राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जिसको हम लोग ब्रेस्टिस्टल दिवस के रूप में भी जानते हैं। यह फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक है, जब 14 जुलाई 1789 को ब्रेस्टिस्टल की जेल में हमला हुआ था। एक जगह का नाम है ब्रेस्टिस्टल, वहाँ पे हमला हुआ था, उसी से रिलेटेड ये मिलता जुलता है, जो कि 14 जुलाई 1789 को इस डर से कि राजा लुई जो 16वां था जो फ्रांस का, उसी के नेतृत्व में हुआ था। और 1659 में राज्य वही जो जेल था ब्रिटिश, उसको जेल के रूप में किया गया था, बाद में इसको जेल के रूप में बना दिया गया था। तो इतना याद रखिए कि जब राजा 16वां था फ्रांस का, उसी के नेतृत्व में किया गया था। 9वां देखिए क्वेश्चन, निजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? नाजीवाद एक बार देख लीजिएगा, यह सबसे बहुत क्वेश्चन आता है। नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो नाजीवाद यह जान लीजिए क्या है, एक राजनीतिक विचारधारा और आंदोलन था यह, जो जर्मनी में 20वीं सदी की पहली और मध्य अवधि में उभरा। नाजीवाद यह मानता था कि जर्मनी में जो था, जो नस्लवाद जो तभी चल रहा था, उसी को कहा जाता था नाजीवाद। उसी के रिलेटेड मिलता जुलता है यह। तो जर्मनी में जो नस्ल का विरोध हो रहा था, उसी को नाजीवाद कहा जा रहा है। तो इसका जनक जान लीजिए, नाजीवादी का जो जनक था वो था एडोल्फ हिटलर। तो जान लीजिए, एडोल्फ हिटलर इसी का जनक था। 10वां देखिए, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो देखिए, क्वेश्चन पूरा A to Z एक ही क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन बना दिया है, तो यहाँ पे आपको बताया। अब फिर से देखिए 10वां क्वेश्चन में पूछ दिया है, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का शीर्षक क्या था, जिसने उन्होंने जर्मनी के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजना की रूपरेखा दी गई थी। तो इसका ऑप्शन हम दिखा देते हैं, देखिए टिक लगा है, मीन कैप, यही इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन देखिए मीन कैप।
तो इसका मतलब होता है, जो कि मीन कैप का मतलब आप लोग जान लीजिए, मेरी लड़ाई, इसका मतलब है मेरी लड़ाई। तो एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मीन कैप। अब 11वां देख लीजिए, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका आंसर है चूड़ामणि राय का चेरो विद्रोह, जो कि 18वीं सदी में बिहार के चेरो जनजाति द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में किया गया था, वही एक महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था। तो चूड़ामणि राय चेरो जनजाति का एक प्रमुख नेता था। तो आप तो जान ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, चेरो विद्रोह फर्स्ट। उसके बाद देखिए 12 नंबर, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर का खेती को क्या कहा जाता है? रेशम उत्पाद है, विटिकल्चर है, फूलों का खेती है, बागवानी है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर होगा, विटिकल्चर होगा, जिसको कि जब अंगूर का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता था तो इसे विनिकल्चर के रूप में जाना जाता था। तो जान जाइए कि अंगूर विटिकल्चर में आता है। फिर 13 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या चीज़ है? गेहूँ है, ज्वार है, चावल है, बाजरा है। तो चावल को धान के रूप में जाना जाता है। तो 13 नंबर का 3 आंसर होगा। धान, जिसे अंग्रेज में पैडी कहा जाता है, चावल की कच्ची फसल है जिसमें छिलका या भूसी होता है। तो ये तो आप जानते ही हैं, इसलिए उतना विस्तृत नहीं जानेंगे इसमें। रबड़ बागान प्रसिद्ध है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में। तो रबड़ बागान कहाँ पे है? तो मलेशिया रबड़ बागानों में प्रसिद्ध है। तो देखिए 3 नंबर इसका आंसर होगा। 15 नंबर देखिए, भूमि बंदोबस्त की, फिर यहाँ भी खाली जगह दे दिया है, तो यहाँ पे क्या भराएगा देख लीजिएगा। प्रणाली में वास्तविक कृषक कर चुकाने के लिए उत्तरदायित्व होते थे, न कि जमींदार। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 15 नंबर का आंसर है 2 नंबर, रैयतवाड़ी प्रणाली। तो देखिए, भूमि बंदोबस्त की रैयतवाड़ी प्रणाली यहाँ पे दिया। रैयतवाड़ी प्रणाली में वास्तविक कृषक कर चुकाने के लिए उत्तरदायित्व होते थे, न कि जमींदार। उसके बाद देखिए 16 नंबर, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? तो यह कॉफ़ी दूसरा देश का है, तो कहाँ से लाया गया था इसको, यही इसमें पूछा जा रहा है। तो यमन में अरेबिका कॉफ़ी एक प्रमुख फसल है। तो यमन इसका आंसर है, देख लीजिए फर्स्ट ही है, और इसे अक्सर विश्व की सबसे पहले उगाई जाने वाली कॉफ़ी माना जाता है। तो यमन में, ये चीज़ याद रखिए। 17वां देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना है? तो इसका आंसर है 5 साल। तो इसमें 5 साल आंसर होगा। इसमें ज़्यादा विस्तृत हम लोग नहीं जानेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन 100 है, इसलिए देखते रहें, और थोड़ा स्लो लग रहा है तो वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया था? संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया गया था? तो इसका है ट्रस्टीशिप काउंसिल। 1 नंबर आंसर होगा, देख लीजिए, ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसके बाद हम लोग 19 नंबर देखते हैं। सारा क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे 100 का 100 क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये तो आप देख ही लिए। 19 नंबर का देखे, नहीं 3, 1 साल होता है। यहाँ पे हम लोग दूसरा देखे थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव इसमें है, और इसमें है राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष।
तो इसमें होगा 1 साल। महासभा प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष की कार्यकाल के लिए एक महासभा अध्यक्ष की चुनाव करता है, इसलिए इसमें 1 साल होगा। और 20 नंबर देखिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग है? प्रमुख अंग पूछ रहा है इसमें, महासचिव का प्रमुख अंग, जो कि है 4था नंबर सचिवालय। तो इसमें देखिए सचिवालय से ही सारा कुछ होता है, प्रमुख अंग है सचिवालय, तो इसका आंसर है सचिवालय। राष्ट्रीय संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? तो देख लीजिए राष्ट्रीय संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा 3, वर्सराय की संधि। तो इसमें अगर थोड़ा कुछ जानना है तो जान लीजिए, यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में बनाया गया था। तो इसका इम्पोर्टेंट देख लीजिए, क्वेश्चन बाद में पूछ सकता है। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन में बनाया गया था। उसके बाद देखिए 22वां नंबर, खाली जगह है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थान को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या आंसर होगा बताइए आप लोग। तो इसमें आंसर है कंजर्वेटिव, जो कि इसमें रूढ़िवादी व्यक्ति आमतौर पर परंपरा स्थापित मूल्यों और संस्थाओं को महत्व देते थे, इसलिए इसमें कंजर्वेटिव होगा आंसर। तेईस देख लीजिए, बालशेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो इसका है बालशेविक पार्टी के नेता व्लादिमीर लेनिन थे। पुतिन नहीं जोड़ दीजिएगा, लेनिन है, लेनिन। तो इसमें देख लीजिए, इसका फुल नाम है व्लादिमीर लेनिन। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 1918 में हस्ताक्षरित ब्रेस्ट-लिटवेस की संधि के परिणाम स्वरूप रूस का क्या हुआ था? तो इसमें देखिए इसका आंसर होगा 2 नंबर, जो कि जर्मनी के हाथों क्षेत्र हारना था। तो इसमें जान लीजिए सबसे पहले कि ब्रेस्ट-लिटवेस क्या होता है। तो यह एक संधि था, शांति का संधि था, जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के बीच में हुआ था। और यही संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। इस संधि ने रूस की प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी को समाप्त कर दिया था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था, तो यही संधि के द्वारा रूस इससे हट गया था। तो जान लीजिए आप लोग, ताकि दूसरा क्वेश्चन आएगा तो बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर देखिए, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना नाइटहुड का खिताब वापस करने की घोषणा की? तो एक बुक था जो कि नाइटहुड बुक था, तो उसको वापस कर दिया था। तो कौन क्या था इसमें से? तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा है। टैगोर बोलिए, ठाकुर बोलिए, जो बोल सकते हैं आप लोग, जो कि 1919 में जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसका विरोध में जो नाइटहुड बुक था उसको वापस कर दिया था। उन्होंने इस घटना को ब्रिटिश शासन की क्रूरता के प्रतीक के रूप में देखा था। कुछ क्वेश्चन का हम लोग डायरेक्ट आंसर जानेंगे, क्योंकि विस्तृत करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चलता जाएगा, इसलिए कुछ डायरेक्ट देख लेंगे। थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। 26 नंबर देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो अखिल किसान सभा का गठन जो हुआ था 1936 लखनऊ में हुआ था। याद रखिएगा, 1936 लखनऊ में। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्तर का किसान संगठन था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम में किसानों को संगठित करने और सक्रिय भूमिका दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसका 2 पॉइंट याद रखिए।
और 27 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने M.N. रॉय और नलिनी गुप्ता के प्रभाव में कोलकाता में कम्युनिस्ट समूह का गठन किया? तो 27 का आंसर होगा 4, मुजफ्फर अहमद। 28 का देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 28 का 2 नंबर आंसर होगा, क्योंकि वस्त्र उद्योग इंग्लैंड से ही चालू हुआ था। वहाँ पे वस्त्र उद्योग इस क्रांति का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसमें मशीन और फैक्ट्री के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। और इसका कारण भी था क्योंकि वहाँ पे कपड़ा व्यापक मात्रा में और सस्ते में बनने लगा था। घर का जगह बड़े पैमाने पर कपड़ा मिल का शुरुआत हो गया था, इसलिए वहाँ पे कुछ चालू हो गया था क्रांति, जो कि कपड़ा से रिलेटेड था। इसलिए आप लोग 2 नंबर मारिए, ठीक। 29 नंबर देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुआ था। 31 अक्टूबर 1920 में, याद रखिएगा। और इसका अध्यक्ष इसका लाला लाजपत राय जो थे, वही थे अध्यक्ष। और यह भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन है। 30 नंबर, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ? तो 1870 में लागू हुआ था प्राथमिक शिक्षा कानून, जो कि इस कानून ने इंग्लैंड और वेल्स में 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा अनिवार्य कर दिया था। 31 नंबर देखिए, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन्स कब प्रकाशित हुआ था? डॉम्बे एंड सन, इसका ऑप्शन देख लीजिए 31 नंबर का। सबसे पहले अगर आप जानते हैं तो बताइए, नहीं तो इसका आंसर होगा 1848। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आर्थिक संकट था जो विश्व के आधार पे, तो कब शुरू हुआ था वही पूछा है इसमें। तो यह हुआ था 1929 में हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क, वहाँ का न्यूयॉर्क का जो शेयर बाजार था वो भारी गिरावट हुआ था और मंदी छा गया था, इसलिए आर्थिक संकट हो गया था। 33 का देखिए, वह व्यक्ति जो लोगों के गांव से लाता था, उनके लिए नौकरी सुनिश्चित करता था, उन्हें शहरों में बसने में मदद करता था, ज़रूरत के समय उन्हें धन उपलब्ध कराता था, उसे क्या कहा जाता है? तो ये तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा देखिएगा गांव में ऐसा व्यक्ति रहता है जो ले जाता है, काम दिलवाता है, पैसा पर ज़रूरत पड़ता है तो वो भी देता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जोम्बर। चौथा नंबर आंसर होगा जोम्बर। और जोम्बर कौन होता है? जो किसी बड़ी कंपनी या उद्योग के लिए मजदूर कर्मचारी की भर्ती करवाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जोम्बर। और 34 नंबर देखिए, शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है। शहरीकरण हम लोग किसको बोल सकते हैं? तो शहरीकरण शहर में नौकरी चाहने वालों की आवाजाही वालों को हम लोग शहरीकरण बोल सकते हैं। तो हम लोग इसका ऑप्शन का ज़्यादा चारों ऑप्शन में नहीं जाएंगे, केवल आंसर देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आप लोग डायरेक्ट आंसर देखिए। और आप ऑप्शन देखना चाहते तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ आंसर बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? तो ये तो बहुत बार पूछा गया है, भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? इसका आंसर होगा 2 नंबर, द बंगाल गजट। और इसका कुछ हम लोग विस्तृत भी देख लेते हैं। यह कलकत्ता जनरल एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता था, तो जान लीजिए इसको और क्या हम लोग बोलते हैं थे। तो इसको ये बोला जाता था, पहले तो कलकत्ता में बनता था, जनरल एडवाइजर के नाम से जाना जाता था। इसे 1780 में जेम्स आर्गस्ट्रॉक
हिक्की ने शुरू किया था, जो एक आयरिश व्यक्ति थे। तो इसका भी हम लोग पॉइंट देख लिए। अब चलिए 36 नंबर की ओर। 36 नंबर है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह होगा आपका आंसर, इसका उत्तराखंड होगा। नाथुला दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है और यह प्राचीन व्यापार मार्गों का हिस्सा था, जिसका उपयोग विशेष रूप से तिब्बत और भारत के बीच व्यापार के लिए होता था, जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद हो गया था, लेकिन 2006 में फिर से इसको खोल दिया गया था। तो याद रखिएगा ये वाला नाथुला दर्रा। उसके बाद देखिए जंगली बकरी 37 नंबर, जंगली बकरी जिसको आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो जंगली बकरी कहाँ पाया जाता है? तो बहुत आप लोग वीडियो देखते होंगे कि कोई कोई बकरी सब जो रहता है पहाड़ पे चढ़ जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 नंबर, पर्वतीय वन। जहाँ पहाड़ रहता है वहीं पर पाया जाता है ये सब। और उसका पैर में नाखून थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, ताकि पत्थर के ऊपर भी वो खड़ा ही पत्थर के ऊपर भी चढ़ सकता है। इसमें टिक मार दीजिए। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर है, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। जनसंख्या घनत्व पूछा है, जनसंख्या नहीं पूछा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो वहाँ का जान लीजिए कितना है। तो वहाँ बांग्लादेश में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1200 से अधिक है, जबकि भारत में यह लगभग 460 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसलिए जान लीजिए बांग्लादेश का अधिक है। सॉरी, अब देखते हैं हम लोग 39 नंबर देखते हैं। भारत में 39 नंबर कहाँ? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहता है? तो विश्व में जितना भी आदमी सब है उसका प्रतिशत पूछा है कि भारत में सिर्फ कितना रहता है। तो भारत में देख लीजिएगा 17.7% है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा देखिए 0.175। तो यही है 39 नंबर का 1 नंबर आंसर। 0.175 बोलिए या 17.7% बोलिए। उसके बाद हम लोग चलिए 40 देख लेते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार अनुमान के अनुसार 2024 विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो 2024 के अनुसार पूछ रहा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार पूछ रहा, अनुमान के अनुसार। तो इसका आंसर होगा 40 का 1 नंबर होगा, भारत होगा इसका आंसर। इसका जनसंख्या जान लीजिएगा, इसका जनसंख्या 1.426 बिलियन है, जो कि चीन की 1.42 बिलियन से अधिक है, इसलिए याद रखिएगा। इन्हें चीन में टिक मार के आ जाइएगा। आप आंसर भी देख सकते हैं, नेट में भी सर्च करके देख सकते हैं। और 41 नंबर देख लीजिए, उच्च जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हमारे लिए क्या है? तो उच्च जनसंख्या क्यों होता है, जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है? तो इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे, आदमी अगर नहीं मरेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, इसलिए इसका आंसर होगा मृत्यु दर की कमी। आदमी कम मर रहा है तो जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका आंसर यही है 2 नंबर। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर खुद से दिमाग लगा के टिक मार दीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए 42 नंबर, महानदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? महानदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? तो 42 के नंबर का देखिए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से महानदी बहता है। महानदी का अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में है, यह उड़ीसा से बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है, इसलिए याद रखिएगा। 3 नंबर है इसका आंसर। उसके बाद देख लीजिए 43, अमेजन वर्षा वन स्थित है। तो अमेजन वर्षा वन तो बहुत सुने होंगे, अमेजन का जंगल। अमेजन वर्षा वन कहाँ पे है? तो अमेजन वर्षा वन जो है वह है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो 43 का आप लोग 4 देखिए यहाँ पे दिया है, दक्षिण अमेरिका, 4 नंबर में टिक मारिए और इसका कुछ पॉइंट जान लीजिए।
वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अमेजन नदी के बेसिन में फैला हुआ है और यह कई देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम, फ्रांस, बहुत सारा देश शामिल है। इतना बड़ा है कि बहुत सारा देश में फैला हुआ है। और अमेजन वर्षा वन पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग कुछ और भी बोलते हैं। अमेजन क्या बोलते हैं इसको, जैसे प्रकृति का दिल जो बोला जाता है, वो भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर, रेड डेटा बुक एक रिकॉर्ड है। क्या है? तो लुप्त प्राय प्रजाति। रेड डेटा बुक में क्या किया जाता है? तो जो लुप्त प्राय प्रजातियां रहता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए, रेड डेटा बुक वह दस्तावेज है जो विश्व या किसी देश की संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों की जानकारी प्रदान करता है ताकि उनके संरक्षण में मदद मिल सके। रेड डेटा बुक में यही रिकॉर्ड होता है। तो इसका टिक मार लीजिए 41 का 1। अगर आप जानते हैं आंसर तो सही बात है, लेकिन उसमें कुछ कुछ पॉइंट भी बता रहे हैं, वो सुन लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपको बाद में। तो देखिए 45, मानचित्र मापनी में हर व्यक्त करता है। तो हर क्या व्यक्त करता है? मानचित्र से क्वेश्चन आ गया। तो हर व्यक्त करता है आपका धरातल की दूरी, धरातल की दूरी हर व्यक्त करता है, जो कि मानचित्र पर दूरी और पृथ्वी पर उसी दूरी का अनुपात व्यक्त करता है। यह दर्शाता है कि मानचित्र पर एक इकाई जैसे 1 सेंटीमीटर पृथ्वी पर कितना दूरी दर्शाता है। यही है इसका धरातल का दूरी। अब 46 देखिए, क्वेश्चन 100 है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड भी देखते हैं, लेकिन पॉइंट बता रहे हैं। समझिए 46 का 2 गुना क्वेश्चन इसमें ही हो रहा है, ताकि कोई क्वेश्चन आएगा तो 2-3 क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड भी जान सकते हैं। 46 देखिए, निम्नलिखित में से मापनी के द्वारा किमी और मील दोनों की दूरियां को दर्शाया जा सकता है। तो फिर से पूछ दिया मैप से क्वेश्चन, तो इसमें होगा 4 नंबर, जो कि तुलनात्मक मापनी कहलाता है। छोटा जो नापने वाला रहता है उसको स्केल हम लोग बोलते हैं, तो उसको हम लोग तुलना करता है, इसलिए तुलनात्मक हो गया। इसमें टिक मार देते हैं। फिर उसके बाद देखिए 47, एटलस से क्वेश्चन है। देखिए 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है एक ही जगह से। तो एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? तो एटलस में जो घिंचा रहता है स्केल, वही पूछ रहा है किस प्रकार का मापक। तो इसमें तो जानते ही होंगे कि पूरा छोटा छोटा रहता है। तो थर्ड आंसर 47 का 4 आंसर होगा। बहुत छोटा रहता है, देख लीजिए मापक, जिसमें पूरा विश्व दिखाता है एटलस में, इसलिए चौथा आंसर होगा इसका। अब 48 देखिए, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर है चौथा, देख लीजिए 0.92। भारत में लगभग 92% भूजल का उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। इसका पॉइंट देख लीजिए। फोर्टी 48 हो गया। अब चलते हैं हम लोग 49 में। तो इसमें हम लोग कुछ डायरेक्ट देख लेते हैं आंसर, ताकि आपका वीडियो भी थोड़ा सा जल्दी हो जाए। शहरीकरण मुख्य रूप से भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव लाता है। तो इसका आंसर होगा आपका 3 नंबर, ग्रामीण क्षेत्र की शहरी बस्तियों में परिवर्तित करना। अन्य आर्थिक क्षेत्र के फिल इन द ब्लैंक्स दिया है से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता है। तो क्षेत्र पूछता है कि कितना दूरी तक कोई यूज नहीं कर सकता है। तो 50 नंबर का आंसर होगा 1 नंबर, 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील के बाद ही कोई यूज कर सकता है। 51 देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह फिर से दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक होता है। तो 51 नंबर का आंसर होगा
आपका 4 पंजाब। शुद्ध बोए गए क्षेत्र, तो सबसे ज़्यादा अपने से दिमाग में लगा लीजिएगा, सबसे ज़्यादा पंजाब में ही खेती से बड़ी होता है, तो उसका आंसर भी वही हो से होना चाहिए पंजाब, तो पंजाब में मार दीजिएगा, पंजाब सही आंसर है। उसके बाद 52 देखिए, तल तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछली का चयन किया जाता है। तो आपको तालाब में अगर मछली का पूछे जाएगा कि सामान्य मछली कौन सा है, तो इसमें देख लीजिएगा, आपको शार्क तो नहीं पाल सकते, वो समुद्र में रहता है, ये सब समुद्र का है। तो देखिए जो हम लोग कैतला रेहू बोलते हैं, तो देखिए चौथा नंबर में दिया है, तो 52 का आंसर होगा चौथा नंबर होगा। उसके बाद देखिए 53, भारत में खाद्यान्न उत्पाद की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है। तो आपको अन्न का खरीद बिक्री करने के लिए कौन सा एजेंसी इसमें लगेगा, तो देख लीजिए इसमें लगेगा भारतीय खाद्य निगम, जो कि कार्ड में भी लिखा रहता है, इसलिए याद रखिए भारतीय खाद्य निगम। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तो कौन सा उद्योग था जो कि विदेश का कंपनी से पूरा प्रभावित हो गया था, तो वो था कपड़ा का उद्योग। तो यहाँ पे तीसरा में टिक मार दीजिए। 55 का देख लीजिए, भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में कितना रैंक पर है। तो पानी के यूज के मामले में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका 55 का ऑप्शन देख लीजिए पहले, 133वां रैंक, 3 नंबर। 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। तो तेल का सबसे पुराना उत्पादक पूछा है इसमें, तो तेल का उत्पादक कहाँ होता है जानते हैं आप लोग, गुजरात में नहीं मार दीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि समुद्र किनारे है तो उसको मार दे। इसका आंसर होगा आसाम। आसाम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक है, जो कि 1889 में असम में डिगबोई शहर के पास पहला तेल भंडार खोजा गया था। 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन तटीय क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र है। हिंदी मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन ठीक है। 57 का जानिए आंसर, इसका आंसर होगा केलोल, अनंतपुर, डिगोई, मुंबई हाई, ये समुद्र किनारे है, यही है क्षेत्र, तपटीय यही है, तट बोला यहाँ जहाँ तट वाला क्षेत्र पूछा है, तो मुंबई तो समुद्र किनारे है, इसलिए वही होगा आंसर। 58 देख लीजिए, भोपाल में 11वीं शताब्दी में कृत्रिम झील का निर्माण हुआ था, ठीक ना। इसका देख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले 58 का। 11वीं शताब्दी में आने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक, जो कि भोपाल का झील कहलाता है, तो वही हम बता रहे हैं कि 11वीं शताब्दी में कृत्रिम झील का निर्माण हुआ था भोपाल में, जो कि तिलैया या भोपाल की झीला भी कहा जाता है इसको, भोपाल की झीलें कहिए या तिलैया कहिए। उसके बाद जानिए 59, आज फिर बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बनाए जाते हैं। तो बांध क्या क्या चीज़ के लिए बनाया जाता है आजकल, तो इसका आंसर होगा सभी के लिए। बिजली भी बनता है, घरेलू में यूज होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है, सब चीज़ के लिए, इसलिए आंसर चौथा। 60 नंबर देखिए, बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन पहले भी कहीं कहीं पूछा है। तो बाघ परियोजना हुआ था 1973 में हुआ था, जो कि भारत सरकार ने बाघों का संरक्षण के लिए यह योजना का शुरुआत किया था 1973। 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक सरकार का गुण है। तो इसका आंसर होगा नागरिक की गरिमा में वृद्धि। 61 नागरिक की गरिमा में वृद्धि। 62 देखिए, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। तो थोड़ा आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ते जाइएगा, सुनिए मत, देखिए भी थोड़ा सा। 62 देखिए, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर लोकतंत्र।
विविधताओं, तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ तो राजतंत्र होता नहीं, विविधताओं में पूछ दिया तो सारा मिला के तो ये लोकतंत्र में ही होता है, इसलिए 63 का लोकतंत्र। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, टिक मारिए, सही होगा। 63 हो गया। तो 63 निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो इसका ऑप्शन देखिए 64। तो ये भी होगा लोकतंत्र। तानाशाह तो होगा नहीं, राजशाह होगा नहीं, सैन्य शासन होगा नहीं, लोकतंत्र। 64 किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव की मजबूती प्रदान की? तो यह होगा 1917। इसका आंसर 1917 में रूसी क्रांति, विशेष रूप से 1917 की अक्टूबर क्रांति, जो कि रूस में आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा की शुरुआत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था। 1917। 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित नहीं है कौन सा? चीनी है, सूती वस्त्र है, सीमेंट है, जूट है। तो 65 तो आपको देख के ही एक बार में टिक मार देना चाहिए कि सीमेंट ही है जो कि कृषि पर आधारित नहीं है। 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो कौन सा उद्योग जो है छोटे पैमाने पर है? छोटा पैमाना, तो इसका आंसर है 3, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग छोटा ही होता है, बाकी चीनी बड़ा है, कागज़ बड़ा है, विद्युत बड़ा है, खिलौना उद्योग। सॉरी, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जाते हैं 67 में। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा अखबारी कागज़। नेपानगर में कागज़ का ही है, अखबारी कागज़। वहाँ पे पेपर मिल है, जो भारत सरकार की एक प्रमुख पेपर मिल है, जिसे नेपानगर पेपर मिल कहा जाता है। इसलिए याद रखिए, नेपानगर में पेपर मिल है, इसलिए अखबार वहाँ बनता है, इसलिए वहाँ प्रचलित है। 68 जानिए। 68 पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा है इसमें, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर हाजीपुर। हाजीपुर में है पूर्वी मध्य, जो कि ईस्टर्न रेलवे बोलते हैं हम लोग, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ECR जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हाजीपुर में है। यह भारतीय रेलवे के 19 जोनल क्षेत्र में से एक है। इसका गठन 8 सितंबर 1996 को हुआ था। उसके बाद देखिए 69, मानक गेज रेलवे की चौड़ाई कितनी होती है? मानक गेज, तो मानक गेज का जो चौड़ाई जो होता है उसका आंसर होगा 1 मीटर। मानक गेज का चौड़ाई 1 मीटर रहता है। यह भारतीय रेलवे में उपयोग होने वाली गेज प्रकारों में से एक है और इसका उपयोग मुख्य रूप से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। तो रेलवे से पूछ दिया तो देखते हैं, रेलवे से भी 2-3 क्वेश्चन दे दिया है, इसलिए टॉपिक अच्छा से देखिए, थोड़ा ध्यान देके। 70 देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिहार में, तो बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई क्या से होता है? तो इसका आंसर होगा रोहतास। रोहतास से होता है, रोहतास जिला है। रोहतास जिला में बिहार में नहरों द्वारा नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा वहाँ ये होता है, रोहतास, जो कि सोन नहर प्रणाली, जो सोन नदी से डिहरी के पास निकाली गई है। तो अगर आप बिहार से हैं, स्टेट जहाँ दे रहे हैं, तो आपको तो पता ही होगा। अब चलिए हम लोग 71 में जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर पूछा है इसमें, तो इसमें साक्षरता दर होगा 61.80%। 2011 के अनुसार है साक्षरता इसका दर बिहार का 61.80, 3 नंबर। 72 देखिए, बिहार में खनिजों और झीलों के संदर्भ में जहां वे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें।
तो देखिए कौन सा है, जैसे चूना पत्थर कैमूर लिखा है तो क्या आपको ये कैमूर में चूना पत्थर मिलता है, अभ्रक या नवादा में मिलता है, वही आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो 72 है, तो 72 का आप लोग चौथा इसका आंसर होगा। देख लेते हैं यहाँ पे 72 का यहाँ देखिए कोना में चौथा है। और इसमें देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा, ऐसा मत देखिएगा कि कैमूर में रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है, इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर उसी तरह से मिलाना है आपको कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है। उसके बाद जानिए 73, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कहलगांव थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, थर्मल पावर प्लांट बोल रहा है कहलगांव में जो है, कहाँ कौन सा जिला में पड़ता है कहलगांव। तो 73 का आंसर होगा 3 नंबर भागलपुर कहलगांव, याद रखिएगा यहीं पे थर्मल पावर प्लांट है। 74 देखिए, बिहार सरकार द्वारा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लागू हुआ था। तो अभी देखिएगा इलेक्शन का टाइम है तो कुछ कुछ योजना चालू हुआ है तो उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है कन्या जब जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए योजना है 74 का, इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, यही चला था। 74 हो गया। अब चलते हैं हम लोग 75। लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है तो आपको पता ही है कि जनता। 76, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है। चुनाव चिन्ह जो मिलता है सबको अलग अलग, वो कौन जारी करता है। तो यह करता है आपका चुनाव आयोग। 3 नंबर देख लीजिए, चुनाव आयोग दिया हुआ है यहाँ पे। 77 देखिए, नीचे दिए गए देशों में से किस देश में लोगों को सबसे कम विश्वास है कि उनके वोट से कोई फ़र्क पड़ता है। तो देखिए आदमी को विश्वास ही नहीं है कि उसका वोट से फ़र्क पड़ता है, कौन सा देश ऐसा है। तो इसका ये है कि 4 नंबर, आदमी लोग को वहाँ का विश्वास नहीं है कि वोट देंगे तो यही होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर देखते हैं कि वहाँ पे जो राजनीतिक रहता है वो ऐसा चलता नहीं है, और ज़्यादातर सेना के कमान पे ही सारा कुछ होता है, वहाँ सेना जो बोलता है वही होता है, इसलिए 77 इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए 78 नंबर, हम लोग निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें 4 विशेषता दिया है, वो उसमें से कौन सा होगा। तो इसका है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यह है इसका विशेषता लोकतांत्रिक चुनाव का। 79 देखिए, लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र निम्न पर आधारित है। लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र पूछा है इसमें, तो इसका आंसर होगा आबादी के अनुसार इसका क्षेत्र आधारित है लोकसभा के लिए। 79 हो गया। अब चलिए 80, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान लिखित में वही पूछा है। तो आप तो जानते होंगे कि इंडिया में लिखित संविधान चलता है, और यहाँ एक से एक कानून है, बहुत छोटा से छोटा लेके बड़ा से बड़ा कानून, इसलिए इसका आंसर होगा 3 नंबर भारत। 81 देखिए, समुद्र मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण पूछ रहा है, कौन घुमा था समुद्री मार्ग से। तो इसका आंसर होगा 2 मैगलेन। तो इसका आप लोग थोड़ा सा विस्तृत जान लीजिए। तो इसका नाम है फ्रेडिनेंड मैगलेन, पुर्तगाल का एक नाविक था जिसने 1519 से 1522 तक स्पेनिश अभियान का नेतृत्व किया था। इस यात्रा के दौरान उसकी टीम ने पृथ्वी
का एक पूरा चक्कर लगाया। तो नाम भी याद रखिए, पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था पूरा समुद्र से, जो जो इनसे पहले किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया। तो ये याद रखिएगा। और जो आप सोचते हैं कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया है, तो यह इसमें नहीं पूछा है, ये पूछा कि समुद्र मार्ग से विश्व का भ्रमण पूछ रहा है। तो वास्को डी गामा कब आया तो वो भी जान लीजिए। वास्को डी गामा 1498 में भारत के लिए एक समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो वो भी आया था, समुद्र मार्ग का खोज किया था कि रास्ता से भारत जाया जाता है। तो 1498 में किया था भारत का खोज, समुद्र मार्ग से आया था वह व्यक्ति। इसलिए इधर उधर टिक मत मारिएगा, इसका मैगलेन आंसर होगा। 82 का देख लीजिए अब। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था? भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप तो कौन सा वर्ग था उस टाइम? तो देख लीजिए यहाँ ऑप्शन दिया, शासन वर्ग, व्यापारी वर्ग, सैनिक वर्ग, कृषक वर्ग। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, व्यापारी वर्ग। व्यापारी ही था जो इधर उधर जाके व्यापारी करता था पहले। अब 83 देखिए, अमेरिका का पता किसने लगाया? तो देखिए भारत का तो पता लगाया ही है, अब अमेरिका का भी पता लगाया है। तो कौन लगाया अमेरिका का पता? तो वही पूछा है। तो इसका नाम है कोलंबस। कोलंबस अमेरिका का पता लगाने वाला प्रमुख खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस को कोलंबस कहा जाता है। देखिए उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, यही था अमेरिका का पता लगाने वाला। इसका भी कुछ डिटेल जाना है तो जान लीजिए। वह वास्तव में अमेरिका के मुख्य भूभाग महाद्वीप तक नहीं पहुंचा, बल्कि वह कैरेबियन द्वीपों तक पहुंचा। तो वहाँ पे एक द्वीप सब है बहुत सारा, तो वहाँ तक पहुंचा था वो, मुख्य भाग तक पहुंचा भी नहीं था, फिर भी यह खोज कर दिया कोलंबस। 83 का 2 नंबर। 84 देखिए, 84 इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर है 1765, जो कि संसद द्वारा पास हुआ था 1765 में। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, उसमें किसका पराजय हुआ था? तो इसका पराजय हुआ था फ्रांस का। युद्ध के अंत में पेरिस का संधि जो हुआ था, उसी में फ्रांस ने अपनी उपनिवेश जो था वो ब्रिटेन को सौंप दिया था। 86 देखिए, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो 86 का देख लीजिए, इसका है हाउस ऑफ कॉमर्स। 86 का 3 नंबर होगा, हाउस ऑफ कॉमर्स। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का निचला सदन है। 87 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाता है किसके द्वारा चुना जाता है बताइए? आप लोग जानते हैं तो ये तो इजी है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, सभी। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य सभी मिलकर इसका चुनाव करते हैं। ये मत लगा दीजिएगा कि आदमी लोग अगर इसमें होता तो हमको लगता है आप लोग उसी में टिक लगा देते। इसलिए देख लीजिएगा, सभी। राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो लोकसभा राज्यसभा का जो सदस्य रहता है वही लोग करता है। 88 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके खिलाफ महाअभियोग के आरोप को प्राथमिकता दी जा सकता है। तो कौन इसका ये कर सकता है? देखिए कुछ दिन पहले भी हमारे राष्ट्रपति के लिए यही चीज़ हुआ था, तो कौन इसमें ये कर सकता है वही पूछा है। तो इसमें होगा संसद के दोनों सदन, संसद के द्वारा ही आप राष्ट्रपति को महाअभियोग जो होता है आप ये कर सकते हैं कि वो गलत है, ये है, वो है। तो ये संसद के दोनों सदन के द्वारा ही पास होगा, उसके बाद ये होता है। उसके बाद जानिए 89 क्वेश्चन, अब ज़्यादा नहीं बचा है इसलिए सुन लीजिए जल्दी जल्दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान
की आत्मा कहा जाता है, ये आत्मा कहा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान का आत्मा क्या चीज़ है वही पूछ रहा है, कौन सा भाग है जो उसको कहा है। तो 89 का आंसर होगा, ऑप्शन पहले देख लीजिए। 89 का होगा 4 नंबर, जो कि संविधान उपचारों का अधिकार। चार नंबर होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए 90 नंबर, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? सामाजिक विभेद का उत्पत्ति का प्रधान कारण, तो इसका आंसर जान लीजिए, इसका है जन्म। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण लगा है जन्म। 91, जब साथी नागरिक या सरकार एक दूसरे के अधिकार का सम्मान नहीं करते हैं तो इसमें निम्नलिखित में से किस पद के रूप में जाना जाता है? जब साथी नागरिक या सरकार एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं तो इसमें अतिक्रमण उल्लंघन दोनों होगा, इसलिए आंसर होगा 3। 91 का 3। ये सबका विस्तृत हम लोग नहीं देखेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग भाग जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा, तो वही पूछा है इसमें। देख लीजिए इसमें कुछ कुछ ऑप्शन है, ये आप जानते हैं तो बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हम लोग का नहीं है। 93 देख लीजिए, निम्नलिखित में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो आचार संहिता जो लगता है उसका निर्माण और घोषणा कौन करता है? तो इसका करता है निर्वाचन आयोग ही करता है इसमें। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। ठीक, यहाँ पे लगा देते हैं। 94 देखिए, भारत के केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? भारत का केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार, तो इसका आंसर होगा 1977 में, 1977 में। यह सरकार 1977 के आम चुनाव के बाद बनी, जो आपातकाल इमरजेंसी जो हुआ था उसी के बाद बना था यह वाला सरकार। उसके बाद देखिए 95 खाली जगह दिया है। एक मान्यता है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक की इच्छाओं और ज़रूरतों की अपेक्षा करके किसी भी तरह से देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कहा है। तो इसमें खाली जगह सबसे पहले दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले आंसर ही जान लीजिए। तो देखिए बहुसंख्यकवाद जो है, बहुसंख्यकवाद मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वाला उसका मान्यता है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक की इच्छाओं और ज़रूरतों की अपेक्षा करके किसी भी तरह से देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए। तो इसका आंसर है बहुसंख्यकवाद। 1 नंबर आंसर होगा इसका 95 का। उसके बाद देख लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं, 3-4 बचा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सब आप पढ़ लीजिए, बहुत सारा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। इसका आंसर होगा चौथा, सभी। तो देखिए इसमें जितना भी है सब इसका सही है। तो देख लीजिए, गैर लोकतांत्रिक शासन अक्सर आंतरिक सामाजिक मतभेदों से आंखें मूंद लेता है या उन्हें दबा देता है। तो ये राजनीतिक का पार्ट है, आप इसको पढ़ लीजिए और इसका आंसर जानिए। इसमें जितना दिया है ऑप्शन सारा सही है। 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घास की एक प्रजाति है जिसे वनस्पति और जीवों की संकटग्रस्त सूची में महत्वपूर्ण प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो एक प्रजाति पूछा है, घास का प्रजाति, एक प्रजाति है जिसको
वनस्पति और जीवों की संकटग्रस्त सूची में महत्वपूर्ण प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जान लीजिए, आंसर होगा 3 नंबर हब्ड्रिया। हब्ड्रिया ये देख लीजिए, यही है इसका ये प्रजाति। कहाँ ऑप्शन है 3 नंबर में, हब्ड्रिया। हेरेन क्या लिखा हुआ है, बहुत हार्ड नाम है इसलिए देख लीजिएगा, हब्ड्रिया हेरेन्यू न्यूरॉन, इसी में इसको क्या है। उसके बाद 98 देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड है इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। सिंगरैली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिंगरैली, अगर आप नाम सुने हैं तो बताइए। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर मध्य प्रदेश। तो सिंगरैली एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मध्य प्रदेश में सिंगरैली जिले में स्थित है। तो देखिए, सिंगरैली वहाँ का मध्य प्रदेश का जिला ही है और इसका एक छोटा हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है। तो यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश दिया नहीं है इसलिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ही आता है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा इसका एरिया आता है। उसके बाद जानिए 99, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें से होगा आपका विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बाकी सब प्राथमिक है, शुरू वाला है, बाकी विद्युत तो बाद में बनता है। उसके बाद देखिए 100वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 100, दीर्घकालीन उपलब्धता के आधार पर संसाधन को फिल इन द ब्लैंक्स में वर्गीकृत किया जाता है। तो दीर्घकालीन उपलब्धता के आधार पर संसाधन को क्या चीज़ में वर्गीकृत किया जाता है, वही चीज़ पूछा है। तो इसका आंसर होगा नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन, इसका आंसर यही होगा। और फिर से आपको दिखा देते हैं कि यह इसका एग्ज़ाम 20/5/2024 को हुआ था। सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है और जो स्टेट का 9 से 9वां और 10वां के लिए होता है उसी के लिए है। पत्र 1 मतलब फर्स्ट पेपर के लिए है। तो आप लोग अगर दूसरा इसका सेट या फिर दूसरा पाली का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, जैसे इसमें द्वितीय पाली का है तो और पाली हुआ था, तो वही सब क्वेश्चन देखना चाहते हैं, या फिर 2023, 22, 2012, 13, 14, 15 कभी का भी देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम फिर से वीडियो अपलोड करें। और एक बार ध्यान से एक बार देख लीजिए और इसमें कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है तो उसमें थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम फिर ऐसा वीडियो लाए कि नहीं लाए। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।